कल्पना कीजिए कि एक हवाई जहाज हजारों फीट की ऊंचाई पर वो तूफानी बादलों के बीच उड़ रहा है। बहुत ही डरावना दृश्य है। बिल्कुल। और अचानक आसमान चीरती हुई बिजली की एक भयानक चमक होती है और करोड़ों वोल्ट की बिजली सीधे उस हवाई जहाज के धातु वाले बाहरी आवरण से टकराती है। बाप रे। हाँ, मतलब इतनी ऊर्जा जो एक छोटे शहर को रोशन कर दे उस जहाज से होकर गुजरती है, लेकिन अंदर बैठे यात्री वो एकदम आराम से अपनी कॉफी पी रहे हैं और स्क्रीन पे फिल्म देख रहे हैं। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। उन्हें एक हल्का सा झटका तक महसूस नहीं होता। और ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड की उस अदृश्य वास्तुकला का हिस्सा है जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। सही बात है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम भौतिक विज्ञान के इन्हीं अदृश्य नियमों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन है कक्षा 12 के स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले स्रोतों को डिकोड करना। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ ये समझने के लिए कि दुनिया को चलाने वाली ये ताकतें असल में काम कैसे करती हैं। हवाई जहाज वाला ये उदाहरण मतलब इस विषय की शुरुआत करने के लिए शायद सबसे बेहतरीन तरीका है ना? एकदम। क्योंकि जब हम इन अदृश्य बलों की बात करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वे हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं। हम सिर्फ हवा में तैरते हुए कुछ अमूर्त विचारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ताने बाने की बात कर रहे हैं जो हर एक परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? इन सब की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। मतलब इस अदृश्य दुनिया में चीजों को हिलाने डुलाने में कितनी ताकत या मेहनत लगती है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मैं हमेशा एक बहुत ही व्यवहारिक तस्वीर दिमाग में लाती हूँ। अच्छा बताइए। मान लीजिए एक बहुत खड़ी और ऊंची पहाड़ी है और आपको एक भारी भरकम पत्थर को धकेल कर उस पहाड़ी की चोटी तक ले जाना है। काफी मेहनत का काम है। बहुत ज्यादा। आप गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ रहे हैं, मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, पसीना आ रहा है, आप असल में अमल कार्य कर रहे हैं। अब अगर हम उस पत्थर और गुरुत्वाकर्षण को हटा दें और उनकी जगह दो अत्यंत सूक्ष्म कणों को रख दें जिन पर समान आवेश या चार्ज है, तो क्या कहानी बिल्कुल वैसी ही नहीं होगी? बिल्कुल वैसी होगी। बस बल का प्रकार बदल जाएगा। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की जगह स्थिर वैद्युत बल आ जाता है। जब दो कणों पर एक जैसा चार्ज होता है, मान लीजिए दोनों धनात्मक हैं या पॉजिटिव हैं, तो वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। मतलब एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। बिल्कुल प्रतिकर्षण होता है। अब अगर आप ब्रह्मांड के किसी अनंत कोने से एक पॉजिटिव चार्ज को घसीट कर दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब लाने की कोशिश करेंगे तो वे विरोध करेंगे। तो मुझे उस प्रतिकर्षण बल के खिलाफ ताकत लगानी होगी। एकदम सही है ना। ठीक वैसे ही जैसे पत्थर को पहाड़ी पर धकेलना। और भौतिक विज्ञान का एक अटल नियम है कि आपके द्वारा किया गया ये कार्य कभी बर्बाद नहीं होता। ओहो, तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वो उस प्रणाली के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाती है। ओहो, तो ये एक अदृश्य स्प्रिंग को दबाने जैसा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब मैं जितनी ताकत से दबाऊंगी उतनी ही ऊर्जा उसमें जमा हो जाएगी, और अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो कण उतनी ही तेजी से दूर भागेंगे। ठीक यही होता है। और ये ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि वे दोनों आवेश कितने बड़े हैं और आप उन्हें कितना करीब ला चुके हैं। इसका एक बाकायदा सूत्र है। अच्छा, वो यू वाला सूत्र। हाँ, यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे R। और इसे जूल में मापते हैं। सूत्र तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसे किसी उदाहरण से समझें। स्रोतों में एक अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ चलिए वही लेते हैं। अगर हम एक बहुत ही सटीक स्थिति की कल्पना करें, मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है जो 2 माइक्रोकुलम का है और दूसरा 3 माइक्रोकुलम का है। ये बहुत छोटे आवेश लग सकते हैं। अगर वे अनंत दूरी पर हैं तो उनके बीच कोई बातचीत नहीं है, ऊर्जा शून्य है। सही है। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के नियमों से लड़ते हुए उन्हें एक दूसरे से सिर्फ आधा मीटर की दूरी पर लाकर रख दें तो इस पूरे सिस्टम को बनाने में जो ऊर्जा खर्च होगी वो लगभग 0.108 जूल के बराबर होती है। 0.108 जूल सुनने में ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं लगता। हाँ, आम जिंदगी के हिसाब से तो बहुत कम है। मतलब अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से इसकी तुलना करें तो ये एक सेब को जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाने जितनी ऊर्जा है। एकदम सटीक। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर दो छोटे कणों के लिए ये एक बहुत बड़ा तनाव है। बिल्कुल। और यही तो वो बिंदु है जहां हमें विभव या पोटेंशियल को समझना होता है।
विभव और ऊर्जा में क्या अंतर है फिर? देखिए, ऊर्जा कुल मेहनत है, लेकिन भौतिक विज्ञानियों को ये जानना ज्यादा दिलचस्प लगता है कि उस अंतरिक्ष के किसी खास बिंदु पर उस पहाड़ी की ढलान कितनी तीखी है। अच्छा। चाहे आप वहां कोई भी पत्थर या आवेश क्यों न लाएं, यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अवधारणा जन्म लेती है। तो विभव को कैसे परिभाषित करेंगे? विभव का मतलब है कि किसी एक इकाई धनावेश यानी एक स्टैंडर्ड टेस्ट चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका सूत्र है V बराबर W/Q। मैं इसे ऐसे देखती हूँ, अगर ऊर्जा वो कुल पसीना है जो मैंने पत्थर धकेलने में बहाया है, तो विभव ये बताता है कि वो पहाड़ी कितनी खड़ी है। क्या बात है, बहुत खूब। पहाड़ी का खड़ा होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप उस पर एक कंकड़ धकेल रहे हैं या एक विशाल चट्टान। मतलब पहाड़ी की अपनी एक पहचान है, विभव उसी अंतरिक्ष की पहचान है। बिल्कुल। और ये दूरी के व्युक्रमानुपाती होता है, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे आप मूल आवेश से दूर जाते हैं, विभव कम होता जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। और मुझे लगता है कि ये विभव उस आवेश की प्रकृति पर भी निर्भर करता है ना? 9%। अगर वहां एक धनात्मक आवेश है तो वो अपने चारों ओर एक पहाड़ी बनाता है, मतलब धनात्मक विभव। लेकिन अगर वहां एक ऋणात्मक या नेगेटिव आवेश है तो वो एक खाई बनाता है, ऋणात्मक विभव। एकदम सही पकड़ा। और अगर कोई दूसरा धनात्मक आवेश उस खाई के पास से गुजरेगा, तो वो अपने आप उसमें गिर जाएगा। आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह! बल्कि सिस्टम खुद कार्य करेगा। हाँ। लेकिन प्रकृति सिर्फ एक धनात्मक या एक ऋणात्मक आवेश को अलग-अलग रखकर तो शांत नहीं बैठती। बिल्कुल नहीं। वास्तविक दुनिया बहुत जटिल है। जैसे पानी का अणु ही ले लीजिए, H2O। उसमें एक तरफ धनात्मक सिरा होता है और दूसरी तरफ ऋणात्मक सिरा होता है। वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यहाँ से द्विध्रुव या डाइपोल की कहानी शुरू होती है। डाइपोल? हाँ। ये क्या होता है असल में? और डाइपोल प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। ये दो ऐसे आवेशों का जोड़ा है जो ताकत में तो बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन प्रकृति में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। मतलब एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हाँ। और वे एक बहुत ही छोटी सी दूरी से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उनके इस बंधन और ताकत को हम द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जिसे P से दर्शाते हैं, है ना? बिल्कुल। P बराबर Q गुणा 2A। ये इस बात से तय होता है कि वे आवेश कितने बड़े हैं और उनके बीच की दूरी यानी 2A कितनी है। अब यहाँ मुझे थोड़ा उलझन होती है। एक सवाल है मेरा। पूछिए। अगर एक पॉजिटिव चार्ज अंतरिक्ष में विभव की एक पहाड़ी बना रहा है और ठीक उसी के बगल में, मतलब एक नेगेटिव चार्ज विभव की एक खाई बना रहा है, तो क्या वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से रद्द नहीं कर देंगे? बहुत ही तार्किक सवाल है। क्या एक डाइपोल के आसपास का विभव हमेशा शून्य नहीं होना चाहिए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड इतना सीधा नहीं है। क्या वे एक दूसरे को रद्द करते हैं? हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस डाइपोल को कहां से, मतलब किस दिशा या एंगल से देख रहे हैं। चूंकि दोनों आवेशों के बीच थोड़ी सी दूरी होती है, वे कभी भी एक ही बिंदु पर मौजूद नहीं होते। दूरी तो है उनके बीच। तो अगर आप डाइपोल के अक्ष या एक्सिस पे खड़े हैं, यानी उसी लाइन पर जिस पर दोनों आवेश रखे हैं, तो विभव अधिकतम होता है। क्योंकि मैं किसी एक आवेश के ज्यादा करीब होंगी, है ना? बिल्कुल। जो आपके ज्यादा करीब होगा, उसका प्रभाव दूसरे वाले के प्रभाव से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसलिए वहां विभव कभी शून्य नहीं होता। अच्छा, तो दूरी का वो छोटा सा अंतर ही सारा खेल बदल देता है। एकदम। दूरी का वो मामूली सा अंतर विभव को शून्य होने से रोकता है। लेकिन क्या अंतरिक्ष में कोई ऐसी जगह है जहां वे सच में एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं? कोई तो जगह होगी। हाँ है। और ये बोर्ड और नीट जैसी परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल भी है। इसे हम एक आहा मोमेंट समझ लीजिए। अरे, आप भूमध्य रेखा या निरक्षीय बिंदु यानी इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहे हैं ना? सटीक। कल्पना कीजिए कि उन दोनों आवेशों के ठीक बीचों बीच एक ऐसी अदृश्य रेखा खींची गई है जो उनके अक्ष के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। डाइपोल का इक्वेटर। अगर आप इस रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, तो आप धनात्मक आवेश से भी उतनी ही दूरी पर होंगे जितनी दूरी पर आप ऋणात्मक आवेश से हैं। यानी अगर मैं उस रेखा पर खड़ी हूँ तो पॉजिटिव आवेश मुझे जितनी ताकत से ऊपर पहाड़ी पर धकेल रहा है, नेगेटिव आवेश मुझे उतनी ही ताकत से खाई में खींच रहा है। और नतीजा ये होता है कि उस पूरी मध्य रेखा पर विभव शून्य यानी V बराबर शून्य हो जाती है। हाँ,
एक अदृश्य जोन ऑफ स्टिलनेस। दोनों भयानक ताकतें वहां मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभाव एक दूसरे को इस तरह काटता है कि वहां कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना? ये अंतरिक्ष में संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन ये तो सिर्फ दो आवेशों की बात हुई। हम्म अगर हमारे पास लाखों करोड़ों आवेश हों, जैसे कि किसी वास्तविक धातु के टुकड़े में होते हैं, तो ये गणित तो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। इतने सारे विभव की पहाड़ियों और खाइयों को हम कैसे मापेंगे? देखने में ये नामुमकिन लग सकता है, लेकिन यहीं पे अध्यारोपण का सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारी मदद करता है। अच्छा, वो कैसे? विभव की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक अदिश या स्केलर राशि है। इसमें दिशा का कोई झंझट नहीं होता। मतलब सिर्फ एक नंबर है? बस। अगर आपके पास अंतरिक्ष में 20 अलग अलग आवेश हैं, तो किसी एक बिंदु पर कुल विभव निकालने के लिए आपको बस ये करना है कि हर एक आवेश का अलग अलग विभव निकालें और उन सबको गणित के साधारण नियमों से जोड़ दें। धनात्मक जुड़ जाएंगे, ऋणात्मक घट जाएंगे। बस इतना ही सरल है। कुल विभव सभी आवेशों के विभव का बीजगणितीय योग है। यानी ये दिशाओं वाले बल या वेक्टर फोर्सेस को जोड़ने जैसा सिरदर्द नहीं है, जहां अमर आपको त्रिकोणमिति और कोणों का हिसाब रखना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, ये बस आपके बैंक अकाउंट की तरह है। कुछ पैसे जमा हुए, धनात्मक विभव, कुछ खर्च हुए, ऋणात्मक विभव, और अंत में जो बचा वो आपका कुल विभव है। बहुत बढ़िया। अब जब हम अलग अलग बिंदुओं के विभव को जोड़ना और मापना समझ गए हैं, तो क्या हम इस पूरे अंतरिक्ष का एक नक्शा नहीं बना सकते? नक्शा? मतलब कैसे? जैसे भूगोल में हम पहाड़ों की ऊंचाई दिखाने के लिए कंटूर लाइंस बनाते हैं, वैसी ही कोई चीज? अरे भौतिकी में हम ठीक यही करते हैं। और उन नक्शों को समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहा जाता है। समविभव पृष्ठ, इसे अगर हम सरल भाषा में विजुअलाइज करें तो ये कैसा दिखेगा? आप ही बताइए, आपकी एनालॉजीज बहुत अच्छी होती हैं। मान लीजिए आप एकदम सपाट छत पर चल रहे हैं। ठीक है। जब आप एक समतल छत पर चलते हैं, तो आपको गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कोई अतिरिक्त ताकत नहीं लगानी पड़ती। सही बात है। आप न तो ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, न नीचे उतर रहे हैं। आपकी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही। तो क्या समविभव पृष्ठ भी अंतरिक्ष में बिल्कुल ऐसी ही समतल छतें हैं, जहां हर बिंदु पर विभव एकदम समान होता है? बहुत ही खूबसूरत तुलना है, एकदम सटीक। क्योंकि पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का अंतर, जिसे हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो शून्य होता है। और अगर विभवांतर शून्य है, तो क्या उस पृष्ठ पर कार्य भी शून्य होगा? बिल्कुल। उस पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने में किया गया कार्य यानी W पूरी तरह शून्य होता है। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। हाँ बताइए। भूगोल के नक्शे में कभी-कभी पहाड़ की ढलानें एक दूसरे में मिल जाती हैं। क्या दो अलग-अलग समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट सकते हैं? ये असंभव है। असंभव क्यों? इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। अगर दो पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर विभव के दो अलग अलग मान होने चाहिए। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। एक ही समय में एक ही जगह पर दो अलग अलग ऊंचाइयां कैसे हो सकती हैं? आप एक ही समय में पहाड़ की चोटी पर और खाई के तल में नहीं हो सकते। लॉजिकल है। इसलिए ये पृष्ठ कभी एक दूसरे को पार नहीं करते। वे हमेशा एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे को घेरे हुए रहते हैं। और यहीं से हम उस गहरे रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, जो विभव और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच होता है। हाँ, E और V का संबंध। हम अक्सर एक सूत्र सुनते हैं, E बराबर माइनस dV बटे dr। ये विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट का सूत्र है ना? ये सूत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आत्मा है, सच कहूं तो। ये सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं है, ये बताता है कि प्रकृति काम कैसे करती है। इसमें जो ऋणात्मक चिन्ह या माइनस साइन है, वो क्या बता रहा है? वो कोई गलती नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा उस दिशा में बहेगा जहां विभव सबसे तेजी से घट रहा हो। यानी जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। सटीक। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और जहां समविभव पृष्ठ एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसका मतलब है कि वहां विभव बहुत तेजी से बदल रहा है। मतलब ढलान बहुत तीखी है। हाँ, और तीखी ढलान का मतलब है वहां विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा ताकतवर है। जहां पृष्ठ दूर दूर होते हैं, वहां ढलान हल्की होती है और क्षेत्र कमजोर होता है।
तो यानी बिना उस अदृश्य विद्युत क्षेत्र को देखे हम सिर्फ विभव का नक्शा देखकर बता सकते हैं कि तूफान कहाँ सबसे तेज है। बिल्कुल बता सकते हैं। और ये भी एक सार्वभौमिक नियम है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा इन समविभव पृष्ठों के ठीक लंबवत या परपेंडिकुलर होती है ना? हमेशा एकदम 90 डिग्री का कोण पर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत नहीं होगी तो उसका एक हिस्सा पृष्ठ के समानांतर काम करने लगेगा। और फिर? और अगर समानांतर क्षेत्र होगा तो वो पृष्ठ पर रखे आवेश को धक्का देगा जिससे कार्य होने लगेगा। अरे हाँ, इसलिए क्षेत्र को हमेशा 90 डिग्री पर ही होना चाहिए। ये सारी सैद्धांतिक बातें बहुत दिलचस्प है। ओह, ये नक्शे, ये स्प्रिंग, ये ढलाने, यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि हमारी दुनिया सिर्फ खाली अंतरिक्ष नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें ठोस सामग्रियां हैं। हाँ, और जब ये अदृश्य विद्युत क्षेत्र वास्तविक दुनिया की चीजों जैसे धातुओं से टकराता है, तो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। सही कह रही हैं आप। जिसे हम चालक या कंडक्टर कहते हैं, उनका व्यवहार सच में जादू जैसा लगता है। चालक जैसे तांबा, लोहा या एल्यूमिनियम, ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन रक्षक है। वो कैसे? उनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत होती है, उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक पूरी सेना होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से बंधे नहीं होते। ओह, ये पूरे धातु में आजादी से घूम सकते हैं। अच्छा। जब आप किसी चालक को एक बाहरी शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वो क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है। और ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप नहीं बैठते हैं ना? वे तुरंत हरकत में आ जाते हैं। बिल्कुल। बाहरी क्षेत्र उन्हें एक तरफ धकेलता है, तो वे तुरंत धातु की सतह पर दौड़ पड़ते हैं। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन सतह पर जमा होकर अपना खुद का एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक अंदरूनी शील्ड। हाँ, और सबसे अद्भुत बात यह है कि आंतरिक क्षेत्र भारी क्षेत्र का तब तक विरोध करता है जब तक कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते। मतलब बाहर चाहे कितनी भी तबाही मची हो, चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। शांति का एक पूर्ण क्षेत्र। एकदम शून्य, E बराबर 0। और क्योंकि अंदर कोई क्षेत्र नहीं है, अंदर कोई अतिरिक्त आवेश भी नहीं टिक सकता। तो अगर हम उसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज दें तो? अगर आप चालक को कोई अतिरिक्त आवेश देते भी हैं, तो वो सब का सब तुरंत उसकी बाहरी सतह पर फैल जाएगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरी सतह एक समान हो जाती है। हाँ, इसी का सीधा परिणाम ये होता है कि पूरे चालक का आयतन और उसकी पूरी सतह एक ही समविभव पृष्ठ बन जाती है। पूरे चालक में विभव एक समान यानी कांस्टेंट रहता है। और अब यही वो क्षण है जहां हम वापस अपने हवाई जहाज वाले उदाहरण पर आते हैं, फैराडे केज। फैराडे केज। जब माइकल फैराडे ने इसे खोजा था, तो उन्होंने खुद को एक धातु के जालीदार कमरे में बंद कर लिया था और बाहर से उस पर भारी मात्रा में बिजली गिराई थी। सच में वो बहुत ही साहसिक प्रयोग था। और अंदर उन्हें कुछ नहीं हुआ। फैराडे का वो प्रयोग विज्ञान के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर आप एक खोखले चालक के अंदर हैं, तो बाहरी दुनिया का कोई भी स्थिर विद्युत प्रभाव आप तक नहीं पहुंच सकता। तो हवाई जहाज का बाहरी धातु का आवरण ठीक एक फैराडे केज की तरह काम करता है। बिल्कुल, बिजली गिरती है, इलेक्ट्रॉन भारी सतह पर दौड़ते हैं, लेकिन अंदर का विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य रहता है। कमाल है। और इसी सिद्धांत का उपयोग हम अपने मोबाइल फोन के संवेदनशील तारों और कंप्यूटर के चिप्स को भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर से बचाने के लिए करते हैं। ये तो हुई चालकों की बात जिनके पास लड़ने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सेना है। लेकिन हर चीज धातु नहीं होती। कागज, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक या माइका, इन्हें हम परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। सही कहा। इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जब एक फैराडे केज जैसा तूफान इन पर आता है, तो ये कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स का तरीका बचाव का नहीं, बल्कि अनुकूलन का होता है। अनुकूलन मतलब वो एडजस्ट करते हैं। हाँ, उनके इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए वे सतह पर भाग नहीं सकते। जब एक बाहरी विद्युत क्षेत्र उन पे हमला करता है, तो पूरा परमाणु ही एक खिंचाव महसूस करता है। परमाणु का धनात्मक केंद्र यानी नाभिक क्षेत्र की दिशा में खिंचता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों का बादल विपरीत दिशा में। मतलब वो अपनी जगह से हटते नहीं है, बस अपने आकार को थोड़ा सा बिगाड़ लेते हैं। एक छोटी सी अंडाकार आकृति बना लेते हैं। बिल्कुल। और इस खिंचाव की वजह से पदार्थ के अंदर करोड़ों छोटे छोटे आंतरिक डाइपोल बन जाते हैं। इसे हम ध्रुवण
या पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो ये पोलराइज हो जाते हैं। हाँ, और अब ये छोटे डायपोल अपना खुद का एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र बनाते हैं जो बाहरी क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। लेकिन क्योंकि उनके पास भागने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, उनका ये आंतरिक क्षेत्र बाहरी क्षेत्र को पूरी तरह से शून्य नहीं कर पाता ना। एकदम सही पकड़े। ये बाहरी क्षेत्र को कम जरूर कर देता है, उसे कमजोर कर देता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता। मतलब अंदर थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फिर भी कुछ विद्युत क्षेत्र मौजूद रहता है और यही वो गुण है जो उन्हें संधारित्रों या कैपेसिटर्स में इतना उपयोगी बनाता है। अच्छा, वो कैसे? दो धातु की प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक डालने से उनकी ऊर्जा जमा करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो माध्यम बाहरी क्षेत्र को कमजोर करके प्लेटों को और अधिक आवेश धारण करने में मदद करता है। लेकिन हर रबर बैंड की तरह इन परमाणुओं को खींचने की भी एक सीमा होगी। बिल्कुल है। अगर हम बाहरी विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते ही जाएं, मतलब बढ़ाते ही जाएं, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां वो खिंचाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि परमाणु टूट जाएंगे। और उस सीमा को हम परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ये वो अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिसे कोई भी इंसुलेटिंग सामग्री बिना आयनित हुए यानी बिना टूटे सह सकती है। और अगर हम उस सीमा को पार कर जाएं तो अगर आप उस सीमा को पार कर जाते हैं तो परमाणु सचमुच टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से अलग हो जाते हैं और वो इंसुलेटर अचानक एक सुचालक या कंडक्टर बन जाता है। उसमें से हिंसक रूप से बिजली बहने लगती है, बाप रे। जिसे हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। बिल्कुल। और हम मजे की बात यह है कि आसमान से गिरने वाली बिजली भी यही है ना? हवा भी तो एक डाइलेक्ट्रिक है। एकदम सही बात है। बादलों और जमीन के बीच का विद्युत क्षेत्र जब इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हवा की परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाती है, तो हवा के परमाणु टूट जाते हैं और एक विशाल चिंगारी बिजली जमीन पर गिरती है। हाँ, प्रकृति का सबसे डरावना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये सफर सच में अविश्वसनीय रहा है। मुझे भी बहुत मजा आया। हमने शुरुआत की थी एक अदृश्य कण को खिसकाने में लगने वाले काम या ऊर्जा से। वहां से हमने देखा कि कैसे दो विपरीत आवेश मिलकर एक डाइपोल बनाते हैं, जिसके बीचों बीच यानी इक्वेटर पर पूर्ण शांति का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां विभव शून्य हो जाता है। हमने समविभव पृष्ठों की उन समतल छतों को समझा जहां कोई कार्य नहीं होता और विद्युत क्षेत्र की उस ढलान को देखा जो हमेशा नीचे की तरफ बहती है। बिल्कुल। और अंत में हमने धातुओं के उस अद्भुत जादू फैराडे केज को देखा जो तूफानों के बीच भी शून्य क्षेत्र का निर्माण करता है, और डाइलेक्ट्रिक्स की उस टूटने वाली सीमा को समझा जो आसमान से बिजली गिराती है। हाँ, भौतिक विज्ञान की ये शाखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें ये दिखाती है तो जो चीजें हम नहीं देख सकते वे असल में हमारे भौतिक ब्रह्मांड की वास्तुकला को आकार देती हैं। ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऊर्जा संरक्षण के तरीके को समझने की बुनियाद है। ये वो भाषा है जिसमें प्रकृति बात करती है। और इसी बात पर एक विचार है जो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। क्या विचार है? हमने फैराडे केज के बारे में बात की। कैसे एक धातु का बक्सा अपने अंदर की हर चीज को बाहरी विद्युत शोर से पूरी तरह अलग कर देता है। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मांड के बाकी सभी स्थिर वैद्युत प्रभावों से 100% अलग कर दे। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? हाँ। अगर प्रकृति में कोई परमाणु इस तरह के पूर्ण शून्य प्रभाव वाली स्थिति में पहुंच जाए जहां उस पर किसी भी अन्य कण का कोई प्रभाव न हो, तो वो परमाणु कैसा व्यवहार करेगा? क्या वो हमारे भौतिक नियमों को ही चुनौती दे देगा? सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपा है और जिसे सुलझाना बाकी है। श्रोताओं, आप भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए रहस्य की गहराई में उतरेंगे। फोन पर वो 3D रेसिंग गेम खेलते हुए जब